यही वजह है कि आपको 90% जुनूबी हिंद के लोग ऐसे मिलेंगे जो बड़ी रवानी से अंग्रेजी बोल लेते हैं। मैंने कहा कि मैं सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। वो सिगार की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए बोला, ठीक है, तुम आज से कारखाने में काम शुरू कर दो। अभी तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए होगी, फिर तुम्हारी तरक्की कर दूंगा। इतने में चपड़ासी चाय और बिस्किट ले आया था। मैं चोरी चोरी चिक में से बाहर भी निगाह डाल लेता था, क्योंकि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ रक्षा मेरे दुश्मनों को मुझ तक आने में मदद दे सकता था। उस आदमी ने फोन पर सिन्हा से मेरे बारे में बात की और फिर तमिल जबान में मुझसे मुखातिब हुआ, कृष्ण, जाओ सिन्हा साहब से जाकर मिल लो, मेरे कमरे से तीसरा कमरा उसका है। मैं प्रणाम करके दफ्तर से बाहर आ गया। मिस्टर सिन्हा के कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि जिधर मैंने रक्षा खड़ा किया था उस तरफ से मिलिट्री पुलिस के 2 जवान कारखाने की तरफ आते दिखाई दिए। मैं उल्टे कदम वापस हुआ और लंबे लंबे डग भरता चपरासी के करीब से गुजरता बरामदे की दूसरी जानिब निकल गया, जहां गांठों से लदा हुआ ट्रक रवाना होने के लिए पीछे की तरफ खिसक रहा था। मुझे और तो कुछ न सोचा, लपक कर ड्राइवर के पास गया और बड़े एतमाद से कहा, मुझे सिन्हा साहब ने साथ जाने को कहा है। मिस्टर सिन्हा का नाम मैंने सुन रखा था, जरूर ये कारखाने का कोई अफसर था, जिसका नाम सुनकर ड्राइवर ने मुझे इशारे से पीछे बैठने को कहा। मैं भागकर ट्रक की पिछली तरफ गया और उछलकर उसमें सवार हो गया और बड़ी बड़ी गांठों के पीछे छुप कर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद ट्रक कारखाने के अहाते से निकलकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवां दवां था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अगर मैं होशियारी से काम न लेता तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। एक बड़ी सड़क पर आने के बाद ट्रक की रफ्तार तेज हो गई थी। वो शहर के जुनूब मगरबी हिस्से की तरफ जा रहा था। शायद इसे शहर से बाहर किसी गोदाम में जाना था। बहरहाल मैं ट्रक के पीछे दुबका बैठा सोच रहा था कि ट्रक की रफ्तार धीमी हो तो बाहर छलांग लगा दूं। ट्रक एक नदी के पुल के करीब था। उसकी रफ्तार मध्यम हो गई। मैंने सर निकाल कर दाएं बाएं देखा। खेतों में कहीं कहीं मकान बने हुए थे। ट्रक पुल पर से गुजर गया। उसकी रफ्तार फिर तेज हो गई। मैं पीछे को सिमट गया। ट्रक शहर की गुंजान आबादी से बाहर निकल आया था। मेरी खुशकिस्मती से आगे रेल का फाटक बंद था। जो ही ट्रक एक बस के पीछे रुका, मैं बाहर कूद गया। लोगों की नजरों को धोखा देने के लिए मैं यूं इत्मीनान से सड़क की ढलान उतरने लगा जैसे मुझे कोई जल्दी नहीं। नशेब में खेत थे। 2-4 खेतों में ऊंची फसल खड़ी थी। मैं फसल की ओट में आते ही लंबे लंबे डग भरने लगा। अंदाजे से मैंने अपना रुख जुनूब मशरिक की तरफ कर लिया था, क्योंकि उसी रुख पर अपने एजेंट की कमीनगाह यानी गिराज था। इस इलाके से मैं पहली बार गुजर रहा था। खेत खत्म हुए तो गवालों की बस्ती आ गई, जहां गाय इधर उधर बंधी हुई थी और गवाले अपना कामकाज में लगे थे। मैं खामोशी से 2-1 को नमस्कार करता वहां से भी गुजर गया। रेलवे लाइन बुलंदी पर थी। मैंने उसे पार करने की बजाय उसके मुतवाजी जरा नशेब में जाकर ही चलना ज्यादा मुनासिब समझा। रास्ते में 2-1 फाटक भी आए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रास्ता भूल गया हूं, क्योंकि मुझे अभी तक उस कारखाने की चिमनी दिखाई नहीं दी थी जो अपने एजेंट के गैराज के करीब वाक़ था। मैंने हिम्मत न हारी और चलता गया। मेरी छुट्टी हिस्स कह रही थी कि मैं ठीक समत चल रहा हूँ। सूरज सर पर आ गया था। चलने से मुझे गर्मी लग रही थी और पसीना भी बहने लगा था। एक जगह मैं रेलवे लाइन पर चढ़ा तो दूर दरख्तों के अकब में किसी कारखाने की ऊपर को उठी हुई चिमनी नजर आई। मेरे दिल ने कहा कि यही वो कारखाना है जिसकी मुझे तलाश है। मैंने रेलवे लाइन पार की और दूसरी समत चल पड़ा। मेरे पीछे एक मुसाफिर गाड़ी रेलवे लाइन पर से शोर मचाती गुजर गई, जहां इर्द गिर्द गंदे जौहर थे, जहां स्क्रैप के ढेर लगे हुए थे। आखिर मैं दरख्तों के झुंड में से होता हुआ कारखाने के करीब आया तो मेरा चेहरा खुशी से दमक उठा। मेरी बाएं तरफ पुरानी 12 दरी वाला तालाब था और कुछ फासले पर अपने एजेंट का क्वार्टर साफ नजर आ रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए तालाब की 12 दरी के पास आकर रुक गया। फिर क्वार्टर की तरफ गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई नहीं है। क्वार्टर के सामने गैराज का जितना हिस्सा मुझे नजर आ रहा था वो वीरान था। कोई पुरानी गाड़ी भी वहां नहीं खड़ी थी। मेरा दिल ये सोचकर परेशान हुआ कि कहीं एजेंट पकड़ा तो नहीं गया। मुझे 12 दरी के पीछे 15 मिनट गुजर गए। इस अरसे में ना तो वहां कोई आया और ना कोई क्वार्टर में से बाहर निकला। अपने एजेंट का कारीगर लड़का भी नजर नहीं आ रहा था। अब मैंने खुद जाकर हालात का जायजा लेने का फैसला किया। मैं 12 दरी से हटकर क्वार्टर की अकबी दीवार की तरफ चलने लगा। मैं यूं चल रहा था जैसे क्वार्टर की तरफ नहीं जा रहा बल्कि उसके करीब से गुजरने वाला हूँ। क्वार्टर के पीछे पहुंचकर देखा कि क्वार्टर की पिछली खिड़की बंद थी। मैं आगे से होकर क्वार्टर के सामने आ गया। वाकई गैराज खाली और वीरान पड़ा था। बरामदे में कमरे का दरवाजा भी बंद था। जरा करीब गया तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा था। गैराज के कोने में जो नलका लगा था, मैं वहां बैठकर मुंह हाथ धोने लगा। मैं गौर कर रहा था कि अपना एजेंट कहाँ है। क्या वो किसी काम से शहर गया हुआ है जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया है? अगर वो गिरफ्तार हो गया है तो खुफिया पुलिस के आदमी जरूर उस क्वार्टर की निगरानी कर रहे होंगे। मैं ज्यादा मुहतात हो गया। बड़ी तवज्जो से पानी के छींटे मुंह पर मारने लगा, फिर जोर जोर से खुर्राने लगा, जैसे मुझे इर्द गिर्द की फजा से कोई दिलचस्पी नहीं। मुंह हाथ धोकर उठा, धोती के पल्लू से मुंह खुश किया और नजर भरकर एक बार फिर क्वार्टर के दरवाजे पर लगे ताले को देखा।
उसमें कोई खास बात नहीं थी, मामूली सा ताला था। मैंने तालाब वाली बारादरी की तरफ कदम उठाया ही था कि मुझे पीछे से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई थी। पलट कर देखा तो अपना एजेंट साइकिल पर सवार आगे औजारों का थैला लटकाए चला रहा था। उसे बगैर खूबी देख कर मेरी जान में जान आई। नलके को दोबारा खोल दिया और मुंह नल से लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। अपना एजेंट साइकिल पर से उतर आया और मेरे करीब से गुजरते हुए बड़ी राजदारी से बोला, दरख्तों में चले जाओ, आध घंटे बाद आना। मैं यूं ही जोर जोर से खांसता हुआ तालाब की तरफ चल दिया। तालाब की एक जानिब नीम के 2-4 दरख्त उगे थे। मैं उनकी ठंडी छांव में घास पर लेट गया। मैं उस रुख पर लेटा था कि मेरी आंखें क्वार्टर के अहाते को साफ तौर पर देख रही थी। दादा भाई ताला खोलकर कमरे में गया। वापस बाहर आया तो हाथ में एक कनस्तर पकड़ा हुआ था। कनस्तर एक तरफ रख कर वो वापस कमरे में गया और अंदर से एक चारपाई निकाल कर सहन में लाकर बिछा दी। फिर वो किसी गाड़ी का मडगार्ड उठा लाया और उसे रेती से रगड़ना शुरू कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने मुझे आध घंटे बाद आने का सिग्नल क्यों दिया है। उसने चारपाई भी कमरे से निकाल कर बिछा दी थी। जरूर कोई मेहमान आ रहा था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि कच्ची सड़क पर मुझे दूर से एक मोटरसाइकिल आता नजर आया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मोटरसाइकिल पर पुलिस का एक सिपाही बैठा था। मैंने उस पर नजरें गाड़ दी। ये कमबख्त यहाँ क्यों आ रहा है? अगर मुझे अपने एजेंट ने दरख्तों में जाने का इशारा किया है तो इसका मतलब है कि उसे मालूम है कि वहाँ पुलिस का एक सिपाही आ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं थी। सिपाही मोटरसाइकिल लेकर गैराज के अहाते में आ गया। अपने एजेंट ने उठकर उसे सलाम किया। मोटरसाइकिल सिपाही ने एक तरफ खड़ी कर दी। एजेंट उसे झुककर इधर उधर से देखने लगा। फिर मुस्कुराकर सिपाही से कोई बात की और चारपाई पर बैठने का इशारा किया। सिपाही चारपाई पर बैठ गया। अपने एजेंट ने मोटरसाइकिल के इंजन में से कोई पुर्जा निकालकर उसे मैले चीथड़े से पूछा और फूंक मारकर गौर से देखा। फिर सिपाही से बातें करने लग गया। वो बार बार मोटरसाइकिल की तरफ इशारा कर रहा था। सिपाही ने अपनी कलाई की घड़ी देखी, फिर चारपाई से उठा और अपने एजेंट से कुछ बातें करने के बाद पैदल ही वापस चला गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टल गई। अपना एजेंट उसी तरह जमीन पर बैठकर गाड़ी के मडगार्ड पर रेती चलाने लगा। रेती के घिसने की आवाज बराबर मुझ तक पहुंच रही थी। सिपाही सड़क पर काफी दूर जा चुका था, मगर अपना एजेंट दादा भाई उसी तरह सर ने उड़ाए काम में मगन रहा। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर सड़क की तरफ देखा। कच्ची सड़क बिल्कुल खाली थी। तब उसने उन दरख्तों पर एक नजर डाली जहां मैं लेटा हुआ था। ये इशारा था कि मैं अब उसके पास आ जाऊं। मैं आहिस्ता से उठा और अपना रुख क्वार्टर की तरफ कर लिया। क्वार्टर के अहाते में पहुंचकर मैंने अपने एजेंट से कोई बात न की और पानी के नलके को खोलकर हाथ धोने शुरू कर दिए। एजेंट ने मडगार्ड पर रेती घिसते हुए कहा, अंदर चले जाओ। मैं धोती के पल्लू से हाथ साफ करता क्वार्टर के अंदर चला गया। अंदर चारपाई नहीं थी। कोने वाले तख्त पर मिस्त्रियों के औजार पड़े थे। मैं तख्त के कोने पर बैठ गया। चंद सेकंड के बाद दादा भाई अध खुले दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। बाहर देखते हुए वो मुझसे हम कलाम हुआ, तुम्हारी उस डाकू की लड़की ने मुझे सख्त मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। मैं चौंक पड़ा। डाकू की लड़की से दादा भाई की मुराद यकीनन सिदा ही हो सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोले जा रहा था, तुम्हें उसको साथ लाने की क्या जरूरत थी? ये बात तुम्हारे रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी कि तुमने दुश्मन के मुल्क में एक औरत पर भरोसा करके उसे अपने ऑपरेशन में शरीक किया। मैंने बेख्तियार होकर पूछा, क्या सीधा भाग निकली है? एजेंट ने गुस्सीली आवाज में मुझे डांट पिलाते हुए कहा, उस औरत की वजह से हम अपने एक कीमती और लायक साइंसदान से महरूम हो गए हैं। वो तुम्हारी लीडर नहीं थी। फिर तुमने उसके पीछे लगकर सांपों की पटारी जीप पर क्यों फेंकी? क्या कभी इस तरह भी कमांडो ऑपरेशन हुए हैं? मैं कुछ कहने ही वाला था कि एजेंट एक बार फिर गुस्से से बोला, ये डाकू औरत भी हमारे राज में शरीक हो गई है। ये कोई अच्छी बात नहीं। वो भारत की रहने वाली हैं। वो किसी भी वक्त हमारे खिलाफ मुखबरी कर सकती हैं। एजेंट उसूली तौर पर ठीक कह रहा था, लेकिन वो सिधा के किरदार से वाकिफ नहीं था। जब मैंने उससे दोबारा सवाल किया कि सिधा फौज की हिरासत से भाग गई है, तो उसने मुझे गांठ दिया, क्या तुम उससे इश्क कर रहे हो? तुम अपने साथ मुझे भी ले डूबोगे। लेकिन याद रखो, अगर ऐसा वक्त आ गया तो मैं तुम्हें पहचानने से साफ इनकार कर दूंगा, खां मेरे सामने तुम्हें फांसी ही क्यों न देती जाए। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके बाहर अहाते में चला गया। उसकी बातों का मैंने बुरा न माना, क्योंकि वो अपनी जगह पर सच्चा था। लेकिन उसे इस हकीकत की खबर नहीं थी कि सिधा जान दे देगी लेकिन मेरे खिलाफ मुखबरी नहीं करेगी। मैं अपने दिली जज्बात को पोशीदा नहीं रखना चाहता। सच्ची बात है कि मुझे सिधा के बच निकलने की बेहद खुशी हुई थी। उस लम्हे शायद पहली बार मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे वाकई सिधा की फिक्र थी। मेरा जज्बा यकलख्त बेदार हो गया और मेरे ज़मीर को कचोके लगा रहा था कि मैंने इससे पहले सिधा को मरहट्टा फौजियों के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश क्यों न की। मेरी आंखों में उसकी केसरी आंखों वाली वहशी शक्ल घूमने लगी। उसकी सांप की फुनकार जैसी खुश्क पुरअसरार आवाज मेरे कानों में सरगोशियां कर रही थी, मुझे अपने पास बुला रही थी।
मैं सिधा की बहादुरी पर दंग रह गया। मरहट्टा फौजियों की कैद से निकलकर उसने शुजाअत का बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया था। मुझे अपने एजेंट से भी हमदर्दी थी, मुझे उसकी मजबूरियों का भी एहसास था, लेकिन वो नहीं जानता था कि सिधा मेरे इस मिशन में मेरी किस कदर मददगार साबित हुई है। उसकी मदद के बगैर शायद मैं डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन को भी दुश्मन के हिसार से निकाल कर उसके पास न पहुंचा सकता था। अभी तक अपने एजेंट ने मुझे नौरीन के बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचने के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो बाहर अहाते से गायब हो गया था। मैंने दरवाजे की दर्ज में से बाहर देखा, वो अहाते में नहीं था। ये भी वैसे कमाल का आदमी था, दुश्मन के मुंह में बैठकर हमारी हिफाजत भी कर रहा था और अपना फर्ज निभा रहा था। उसने सिधा को जरूर किसी और मकाम पर रखा होगा। उसकी साइकिल अहाते की दीवार के साथ लगी हुई थी। वो पैदल कहाँ चला गया था? मैं दीवार के साथ लगा अभी तक बाहर झांक रहा था। बाहर वीरानी का आलम था। दादा भाई गांव मडगार्ड और रेती चारपाई के पास जमीन पर पड़े थे। लगता था कि वो कहीं किसी शय का बंदोबस्त करने गया है। मैं वापस तख्त पर आकर बैठ गया। मेरे ख्यालात सिधा के गिर्द घूम रहे थे। वो किस तरह फरार हुई होगी, इस वक्त कहाँ होगी? कहीं वो वापस अपने डेरे पर तो नहीं चली गई? अगर ऐसी बात हुई तो मैं उससे एक बार मिलने जरूर जाऊंगा। मैं उससे मिले बगैर भारत का बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहता था। मैं यूं ही ख्यालात में गुम रहा और वक्त गुजरता चला गया। मुझे किसी मोटर के इंजन की आवाज दूर से आती सुनाई दी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। मैंने जल्दी से उठकर बाहर देखा। कच्चे रास्ते पर गर्द उड़ाती एक पुरानी फटीचर एम्बेसडर गाड़ी क्वार्टर की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो गिराज के अहाते में आकर खड़ी हो गई। उसमें अपना एजेंट ही सवार था। बाहर निकलकर उसने गाड़ी का बोनट उठाकर झुककर इंजन को देखा। कोने से कनस्तर उठाया, नलके पर जाकर पानी भरा और रेडिएटर में डालने लगा। पानी डालने के बाद उसने बोनट बंद किया। कनस्तर दीवार के साथ रख कर रुमाल से हाथ पोंछे, आस्तीन से माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा। जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया। माचिस की तीली नलके की तरफ फेंकते हुए चारों तरफ एक उकाबी नजर डाली और बंद दरवाजे के पास से गुजरते हुए बोला, तुम गाड़ी में बैठ जाओ पिछली सीट पर। मैं आहिस्ता से दरवाजा खोलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा और खामोशी से पिछली सीट पर इस तरह आगे को खिसक गया कि पीछे से मेरा सर नहीं देखा जा सकता था। मेरे बैठते ही वो अगली सीट पर आ गया और गाड़ी स्टार्ट करके उसे घुमाकर कच्ची सड़क पर डाल दिया। उसने मेरी तरफ चेहरा घुमाए बगैर कहा, इसी तरह बैठे रहना। पुरानी गाड़ी शोर जरूर मचा रही थी मगर चलती खूब थी। कच्चे रास्ते से निकलते ही गाड़ी बाएं जानिब को घूम गई। वो घास के मैदान में से गुजर रही थी जो नाहमवार था और जहां कोई बाकायदा सड़क नहीं थी। गाड़ी उछल रही थी। नाहमवार मैदान खत्म हुआ तो वो सड़क आ गई जो रेलवे लाइन के पहलू से गुजरती थी। मोटर की रफ्तार तेज हो गई। दादा भाई अगली सीट पर बिल्कुल बुत की तरह बैठा था। मैंने जरा सर उठाकर सामने वाले शीशे पर निगाह डाली तो मुझे उसकी सुकड़ी हुई तेज आंखें नजर आईं। उसने मुझे डांट कर कहा कि मैं वैसे ही बैठा रहूं। गाड़ी सड़क पर दरख्तों, बिजली के खंभों और ढलानी छतों वाले मकानों को पीछे छोड़ती भागी चली जा रही थी। तकरीबन आध घंटे तक इसी नाहमवार सड़क पर सफर करने के बाद गैर हमवार मैदानी इलाका शुरू हो गया। एक जगह किसी नदी का छोटा सा पुल आ गया जहां से एक निस्बतन छोटी सड़क बाएं तरफ घूम कर निकलती थी। अपने एजेंट ने गाड़ी उस छोटी सड़क पर डाल दी। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। रास्ते में उसने मुझसे कोई बात न की। अब छोटे छोटे टीलों के नशेब फराज शुरू हो गए थे। टीलों पर कहीं तो खुश्क घास ही घास उगी हुई थी, कहीं बबूल के खारदार दरख्त खड़े थे। उन धूप खूब चमक रही थी। गाड़ी में ठंडी हवा रही थी। ये गैर आबाद इलाका था। एक जगह पहाड़ी नाले का पानी सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। गाड़ी छींटे उड़ाती उस पर से गुजर गई। गाड़ी उस नशेब फराज से निकली तो दूर मुझे किसी घने जंगल का किनारा दिखाई दिया। खुदा जाने ये कौन सा जंगल था, लेकिन मैं जंगल की फजाओं से खूब वाकिफ था। जंगल के एक कोने से पतली सी सड़क अंदर चली जाती थी। अपने एजेंट ने गाड़ी को जंगल की उस सड़क पर डाल दिया जहां दरख्तों के ठंडे साए थे और तरह तरह की घास पत्तों की तरोताजा खुशबू फैली थी। पतली सी सड़क जंगल में दाएं बाएं घूमती आगे बढ़ती चली जा रही थी जहां बांस के बेपनाह दरख्त थे। इन दरख्तों से जंगली बेलें लटक रही थीं। एक जगह मुझे दरख्त की टहनी पर बैठा मोर दिखाई दिया। परिंदे अपनी मीठी बोलियां बोल रहे थे। मुझे भूख लगी थी। अचानक एजेंट दादा भाई ने गाड़ी दाएं तरफ घुमाकर बांस के एक घने दरख्त के पीछे ले जाकर खड़ी कर दी। उसने इंजन बंद कर दिया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पीछे की तरफ जाकर डिग्गी खोली। उसमें से एक थैला बाहर निकाला और मुझे इशारा किया कि मैं उसके पीछे पीछे आऊं। जहां कोई पगडंडी नहीं थी, सिर्फ ऊंची घास थी और जंगली झाड़ियां थीं जो जगह जगह सर उठाए खड़ी थीं। हम उनके बीच में से रास्ता बनाने लगे। ढलान शुरू हुई तो एक तेज रफ्तार पहाड़ी नाला नजर पड़ा जिसका पानी पत्थरों से टकराकर उछल रहा था। उस नाले में से हम जूतों समेत गुजर गए। दूसरी तरफ की ढलान चढ़ने के बाद आगे फिर एक घाटी आ गई। यहाँ पहली बार हमारे एजेंट ने रुककर मुंह से एक परिंदे की अजीब सी आवाज निकाली। फिर हमतन गोश हो गया। दूसरी बार आवाज निकाली तो फजा में इस किस्म की एक और आवाज सुनाई दी। एजेंट ने आहिस्ता से कहा, चले आओ। हम घाटी में उतर गए।
आगे चौड़े चौड़े पत्तों वाली इतनी घनी झाड़ियां और बांस के दरख्तों के झुंड थे कि रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा था। मगर दादा भाई एक खास जाविये से उसमें दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे पीछे था। सामने एक गार मुंह फाड़े खड़ा था। गार के धाने की झाड़ियों में से एक आदमी जिसने सिर्फ लंगोट पहन रखा था बाहर निकल आया। उसके हाथ में सिर्फ नेजा था। वो कोई जंगली कबीले का आदमी लग रहा था। उसने अपने एजेंट को देखा तो पीछे हट गया। अपने एजेंट ने किसी अजीबोगरीब जबान में उससे कोई बात की और फिर मुझे लेकर गार में आ गया। गार के अंदर जाकर पत्थरों के कुदरती सतूनों के अकब में एक जगह तेल का चिराग रोशन था।